हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पैसेज नंबर जो है 8 है। अब तक जो है 7 पैसेज अपलोड किए जा चुके हैं। हिंदी पेडागोजी में जो है 15 नंबर के जो है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सीधे सीधे 15 नंबर दिला सकते हैं। डेली आपको पैसेज की जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसेज लगाइए। पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको कुछ जो है ग्रामेटिकल जो है क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, है ना, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया। तो आप जितना ज़्यादा पैसेज लगाओगे ना, उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपको जो है पता चलती जाएंगी और व्याकरण भी आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, मैंने अन्य 7 जो है अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। आइए वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पद्यांश दिया गया है। इसका सही तरीका यह है कि पद्यांश को सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को पढ़ लें। पहले आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ लें और उसके बाद जो है पद्यांश को पढ़ें, ताकि जो है क्वेश्चंस, आप पद्यांश पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिमाग में रहेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो पद्यांश में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गद्यांश में आपसे टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये 15 क्वेश्चंस का जो है एक पूरा सेटअप तैयार होता है। पद्यांश का मतलब होता है इसमें गीत होता है, ये लय होती है, ये लय के रूप में होती है, गीतों के रूप में होती है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है पद्यांश दिया गया है। साक्षी है इतिहास, हम ही सबसे पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे, हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहीं नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं। अगर इसका एक एक जो है शब्द की एक एक लाइन की व्याख्या अगर हम करें तो साक्षी है इतिहास, हम ही सबसे पहले जागे हैं, मतलब इतिहास गवाह है कि भारतवासी जो है सबसे पहले जागे हैं। अब भारतवासी किस चीज़ में जागे होंगे? तो अपनी चेतना में, है ना, सभ्यता में, है ना, अपने जो है ग्रंथों में। इन सबसे पहले हमारा, इसलिए हमने कहा जाता है ना, वेद हमारे सबसे पुराने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सबसे पुरानी। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं इस लाइन को। जागृत सब्र हो रहे, हमारे ही आगे, मतलब अन्य जो भी लोग, जो राष्ट्र हैं, दूसरे जो देश हैं, वो हम ही को देख करके या हमसे प्रेरणा जो है लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे। अब यहाँ पे ऐसा कोई शत्रु नहीं है जो हमारी शक्ति को देख करके डर करके भागा ना हो, इसकी ये व्याख्या निकलती है। कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं, तो हमने जो है कभी कायरता या डर के कारण जो है अपने प्राण नहीं छोड़े। हमने हमेशा जो है वीरता का जो है पालन किया, कड़ाई से जो है उससे लड़े रहे, सदा हम वीर बने रहे। ठीक है, तो यहाँ तक इसका व्याख्या समझ गए। तो जब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। ठीक है हमी प्रकंपित कर चुके, सुरपति तक का भी हृदय। अब इसका क्या है? तो यहाँ पे हमारी वीरता और पराक्रम ने जो है देवताओं के राजा इंद्र, सुरपति मतलब देवताओं के राजा इंद्र तक के जो है हम ही प्रकंपित कर चुके, मतलब हृदय को भी जो है उनके कंपन भर दिया था, डर भर दिया था, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, फिर एक बार हे विश्व, फिर एक बार है, मतलब कवि जो है पूरे विश्व को संबोधित करते हुए कह रहा है, विश्व की बात कर रहा है यहाँ पे, पूरे विश्व को संबोधित करते हुए कह रहा है, तुम गाओ भारत की विजय। कह रहा है कि तुम लोग जो है हमारी जो है मतलब हमारी तारीफ करो, खूब हमारे गीत गाओ, जीत का जो है जय घोष करो। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कहाँ प्रकाशित नहीं रहा तेज हमारा, तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हमारा जो है गौरव जो है प्रस्तुत ना किया गया हो। सब जगह हमारे गीत गाए गए, हमारे गौरव जो है, हमारे बल का, हमारे शौर्य का, पराक्रम का, सबकी जो है चर्चा हुई है हर पूरे विश्व में। दलित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों द्वारा, बताओ तुम कौन नहीं जो हमारे हारा, जो हमसे हारा। तो दलित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों द्वारा, मतलब हमारे जो शत्रुओं को जो है हमने पूरी तरीके से पराजित कर लिया है। और बताओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा। कभी पूछ रहा है कि बताओ ऐसा कोई है जो भारत से ना हार गया हो। पर शरणागत हुआ कहाँ, कब हमें न प्यारा, जो भी शत्रु शरण में आया है उसे हमने कभी अस्वीकार नहीं किया, मतलब हमने उसे कभी ये नहीं कहा कि अब मार दो उसको। अब कोई अपनी हार स्वीकार कर ले रहा है और हमारी शरण में आ रहा है
तो हमने उसे सदा अपनाया है, ये इसका मूल अर्थ निकलता है। ठीक है, पर शत्रुगत हुआ कहाँ, कब हमें न प्यारा, बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव। युद्ध को छोड़कर हर परिस्थिति में भारत जो है दयालु रहा है। फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ मेरी जो है वीर गाथा, मेरे बारे में जो है लोगों को सुनाओ, मेरी महान विजय, मेरे गुणगान के बारे में सबको बताओ। तो यहाँ पे जो पूरे कविता का जो भावार्थ निकलता है, वो भाव निकल रहा है वीरता, करुणा, गौरव, ऐतिहासिक महानता, इस चीज का जो है चित्रण देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले जागे हैं का भाव क्या है? तो भैया हमने पहले ही लाइन था कि हम सबसे पहले हमने ज्ञान पाया है, जैसे हमने हमारा वेद हो, हमारी सभ्यता हो, है ना, हमारी चेतना, है ना, ये सब चीजें हमने पहले प्राप्त की है सबसे पहले। ठीक है, हैं हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का हृदय से हमारी किस विशेषता का बोध होता है? तो हमने जो है हमारे जो इंद्र तक को जो है हमने हृदय उसका कपा दिया था, तो इससे हमारी वीरता का जो है बोध होता है, साहस का बोध होता है। हमारी दयालुता प्रकट होती है, तो हमारी दयालुता किसके लिए? शत्रु को दलित करने में या फिर शरणागत को आश्रय देने में? तो हमने हर किसी को जो है अपनाया है, हर किसी को हमने अपनाया है, कोई भी हमारी शरण में आया हमने उसको अपनाया है, उसको दुत्कारा नहीं, उसको हटाया नहीं, भगाया नहीं है। हमारे आगे सबका जागृत होना, यह का भाव क्या है? तो हमारे आगे सबका जागृत मतलब हम ही के, हमारे बाद ही सब जो है जागे हैं, सबका जागरण हुआ है, पुनर्जागरण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पश्चात ज्ञानी, हमारे पश्चात ज्ञानी होना, आंसर हो गया ऑप्शन ए। कवि किसे भारत की जय जयकार करने को कह रहा है? तो कवि किसको कह रहा है? भारतवासियों को, शत्रुओं को, कि विश्व को? तो यहाँ पे आंसर हो गया विश्व को वो जय जयकार करने को कह रहा है। पहले क्वेश्चंस पढ़ो, पहले क्वेश्चंस को रीड करो, फिर उसके बाद आप पैसेज को रीड किया करिए। इससे क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी जय जयकार करने को कह रहा है ना, ऐसे चीजें। ठीक है, शत्रु शब्द का विपरीतार्थक जो है शब्द क्या है? तो शत्रु का होता है मित्र, आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो यहां पर जो आपका पैसेज हुआ वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, पद्यांश। अब आ जाते हैं हम गद्यांश की ओर। अब गद्यांश में क्या होता है? गद्यांश एक कविता के रूप में होता है, सॉरी, गद्यांश एक कहानी के रूप में होता है। किसी भी उपन्यास का, किसी कहानी का एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ ले लिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी पेडागोजी में पैसेज जो है दोनों पेपर में आता है, मतलब सॉरी, पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी पेडागोजी दोनों में आती है, तो पैसेज भी दोनों में आएगा, है ना। तो ये सारे पैसेज जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 15 में से 15 आप 100% कवर कर सकते हैं, और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको पास और फेल कराती हैं। अगर आपके इन क्वेश्चंस को गलत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गलत करेंगे, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप पास नहीं हो पाते। तभी कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरा 3 नंबर से 4 नंबर से हो रहा। तो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा जो है ये गद्यांश दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही दिए जाएंगे ताकि आपका समय थोड़ा सा वेस्ट हो, और वो भी जानते हैं कि आप कहाँ पर आपका समय होगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा गद्यांश बड़ा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। गोदान प्रेमचंद जी का एक ऐसा क्रांतिकारी उपन्यास है। तो एक गोदान के बारे में बात कर रहे हैं, और किस राइटर ने लिखा है? प्रेमचंद ने। और एक किस तरीके का उपन्यास है? क्रांतिकारी उपन्यास है। पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर उसके बाद पढ़ना। जिसमें तत्कालीन युग अपनी समस्त विकृतियों, विडंबनाओं एवं सच्चाइयों के साथ चित्रित हो गया है। उसमें अपने समय का यथार्थ ही चित्रण नहीं हुआ, वरन अब यहाँ पे उस समय का जो भी हो रहा है उसका चित्रण नहीं हुआ, बल्कि भारतीय कृषक वर्ग, जो जो किसान वर्ग है, उसके इतिहास का भी चित्रण हुआ है। अब प्रेमचंद्र जी ने अपने युग और उसकी परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित थे। इसके कारण जो है छोटे छोटे प्रसंग भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहे। अपने समाज की यह पहचान और इसे औपन्यासिक परिस्थितियों से उन अनुस्यूत कर देने की क्षमता बिरले लोगों में ही होती है। वे ये जानते थे कि एक निष्क्रिय समाज पतन के लिए किस बिंदु पर खड़ा है, और वही समाज सामाजिक जागृति पाकर जब जागता है
तो वह किस तरह अपने अतीत और वर्तमान के संकटों के बीच भविष्य के प्रति आशावादी होता है। सामाजिक चेतना के महीन बिंदुओं को उन सामाजिकों के बीच प्रेमचंद्र ने पहचाना था जिन्होंने उस चेतना को स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ते हुए चलना है। अब डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल इसी प्रसंग में लिखते हैं कि उपन्यास कथा जिसमें होरी जैसे साधारण, अब होरी किसान एक साधारण किसान है, ये केंद्र में है, किंतु केंद्रीय कथा में होरी मात्र नायक के रूप में ही प्रस्तावित नहीं है बल्कि स्वयं कथा सत्य के रूप में स्थापित हुआ है। मतलब पूरा जो कहानी का नायक है वो होरी है ना। और होरी की कथा में नगर और गांव दोनों के अर्थतंत्र का खुला हिसाब प्रतीत होता है। परंतु इन आधारों पर गोदान केवल एक विचार कथा या समस्याओं की कथा नहीं है, बल्कि वो मानवीय संघर्ष की कथा है। किस संघर्ष की? मानव संघर्ष की। गोदान में होरी की जो है कहानी लिखी गई है और होरी किस तरीके के संघर्षों से जूझ रहा है उसके बारे में लिखा है, उसी मानव संघर्ष की बात हो रही। ऐसी कथा जिसमें स्वाधीनता युग की स्वर क्रांति की लहरी का ज्वार भी है, तो सारी लड़ाई का पराजय बोध भी। वस्तुतः पराजय बोध के केंद्र से यदि हम इस कथाकृति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि गोदान में एक सच्ची त्रासदी की तस्वीर अवतरित हुई है। उपन्यास का नायक होरी इतना दीनहीन किसान है, मतलब बहुत गरीब किसान है, कि उसके माध्यम से भारतीय कृषक वर्ग की करुणा और मर्मिक जीवन यात्रा की सजीव झांकी प्रस्तुत होती है। भारतीय किसान ऋण में ही पैदा होता है और ऋण में ही जीवित रहता है और अपने उत्तराधिकारी पर ऋण का भार छोड़ करके मर जाता है। इस लाइन को नोट करना। मरते समय उसके पास एक गाय तक नहीं थी, तो यहाँ पे एक गाय का जिक्र हुआ है, तो हो सकता है क्वेश्चन में गाय का जिक्र हो। गोदान उपन्यास ऐसे ही भारतीय किसान के जीवन की करुणा त्रासदी है। गाय की आकांक्षा होरी के जीवन के सबसे मधुर स्वप्न, मतलब वो चाहता था कि वो एक गाय खरीद ले या अपने पास एक गाय रखे, उसी की एक जो है उसकी जीवन की सबसे बड़ी मतलब मनोकामना थी, है ना। उसी का सपना देखता था और अंत में वो सपना देखते देखते मर जाता है। ये इसकी स्टोरी है। जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। अपनी यह आकांक्षा पूरी करने के लिए वो कोई और जोखिम उठा सकता है, पर पूंजीवाद शोषण चक्र उसकी अभिलाषा को पीस डालता है। मतलब पूंजीवादी जो सूदखोर होते हैं ना, है ना, सेठ लोग होते हैं, वो इसकी जो है अभिलाषा को पीस डालते हैं। अंत में इस आकांक्षा को पूर्ति के लिए एक ऐसा जी तोड़ परिश्रम करता है जो उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है, और वह गाय की अभिलाषा मन ही मन में लिए मृत्यु को वर्ण कर लेता है। ठीक है, तो ये कहानी प्रेमचंद की है और गोदान इसका जो है उपन्यास का नाम है और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो होरी है। मैंने अपने जो है सिविल सर्विसेज के दौरान जो है, जब मुझे ऑप्शनल लेना था तो मेरा हिंदी ऑप्शनल था। ठीक है, तो मैंने तब पहली बार इस कहानी को पढ़ा था। पहली बार मैंने 2012 में इस कहानी को पढ़ा था और मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। और अगर आप लोग ने कभी नहीं पढ़ी है तो आपको, मुझे लगता है कि आप सभी को पढ़ना चाहिए। जब भी समय निकले तो एक उपन्यास खरीद लाना या इंटरनेट का सहारा लेकर के आप इसको ज़रूर पढ़िए और खुद पढ़िएगा, है ना। चलिए, गोदान का नायक इसमें कौन है? तो देखिए आपको आंसर मिल गया होगा, होरी इसका गोदान का नायक है। लिखी किसने थे? प्रेमचंद्र ने लिखी थी। गोदान में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? तो ग्रामीण किसान का वर्णन है, ग्रामीण अर्थतंत्र का वर्णन है, शहरी अर्थतंत्र का वर्णन है, ग्रामीण समाज का वर्णन है। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। होरी की कौन सी सबसे इच्छा अधूरी रह जाती है? तो उसकी इच्छा नेता बनने की नहीं थी बल्कि गाय दान करने की इच्छा थी। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्रेमचंद के अनुसार भारतीय किसानों के लिए कर्ज कोई समस्या नहीं है। भारतीय किसान कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही मर जाता है और वो थोड़ा कर्ज जो है अपने जो है आने वाले भविष्य को भी दे के चला जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। गोदान में ग्रामीण जीवन की त्रासदी का चित्रण देखने को मिलता है, किसान के शोषण का जो चित्रण देखने को मिलता है, ग्रामीण किसानों की विडंबनाओं का चित्रण देखने को मिलता है। इसलिए आंसर हो गया यहां पे डी। क्रांतिकारी शब्द है, तो क्रांतिकारी कैसा शब्द है? ये एक विशेषण शब्द है। आंसर हो गया बी। अब विशेषण क्या है? कि किसी गुण या स्वभाव को बताता है, जैसे क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी नेता,
तो इसलिए यहाँ पे इसको विशेषण जो है संज्ञा देंगे, मतलब विशेषण देंगे, बोलेंगे, शब्द है, ठीक है। निष्क्रिय शब्द का प्रयोग प्रस्तुत गद्यांश में किसके लिए किया गया है? तो निष्क्रिय यहाँ पे कौन है? यहाँ पे किसान निष्क्रिय है कि यहाँ पे पूरा का पूरा समाज निष्क्रिय है? आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। गोदान में कौन सा समास है? इस तरीके के क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। तो गोदान मतलब गाय का दान, यही तो होगा इसका मतलब, गाय का दान, गो प्लस दान, तो इसलिए यहां पे तत्पुरुष समास है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्रस्तुत गद्यांश में अभिलाषा शब्द के लिए किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया? और अभिलाषा शब्द के लिए यहां पे आकांक्षा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आंसर हो गया बी, आंसर सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आपको पैसेज जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं आपको 30 पैसेज कराऊंगा, टोटल 30 पैसेज, 8 आपके पैसेज हो चुके हैं, ठीक है। पेपर होने तक मैं आपको 30 के 30 करा दूंगा। प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा, ये 15 में से 15 हैं और कई बच्चे कॉन्फिडेंस में इस चक्कर में रहते हैं कि मैं सब तो कर लूंगा, और यहीं से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। 8 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं इन सब क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेडागोजी के हिंदी पढ़ा। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई जो है रूपरेखाओं का निर्माण करता है, ये विचार किसका है? तो आत्मसातीकरण और समायोजन ये दो शब्द हैं, ये गढ़ा था पियाजे ने, ठीक है। आत्मसातीकरण का होता है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो पुराना ज्ञान है, पुराना ज्ञान में नया ज्ञान मिला देना, नए ज्ञान को जोड़ना, नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है, मिला देना, जोड़ना, सब समझ गए। उसके बाद समायोजन क्या होता है? एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है? पुराने ज्ञान में संशोधन कर देना, नए ज्ञान से संशोधन कर देना, ठीक है। अब ये बात समझ गए। अब जैसे क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब पुराने ज्ञान में मिलाना क्या होता है? जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते कुछ नया आपको जानकारी मिलता है, तो आप वो उस पढ़ाई में और भी चीज़ें जोड़ लेते हैं अपने साथ। आप कुछ पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ रखा है और वो गलत था, अब आपने कुछ नया पढ़ा तो आपने ऐड किया, तो आपने पुराने ज्ञान से संशोधन कर दिया, ठीक है। यही समझ गए। जैसे आपने कहा कि जो इतने भी पक्षी जो होते हैं, पक्षी उड़ सकते हैं, ठीक, पक्षी उड़ सकते हैं। फिर समायोजन में क्या होता है? संशोधन शब्द होता है। तो किसी ने आपसे बताया कि भैया ऐसा नहीं है, सारे पक्षी उड़ते नहीं है, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ते नहीं है। कौन से? तो वो है शुतुरमुर्ग, नहीं उड़ता भाई, या पेंगुइन नहीं उड़ता। तो आपने कहा ठीक है। तो यहां पे आपने देखिए पुराने ज्ञान में संशोधन किया। आत्मसातीकरण में क्या होता है कि आपने कहा कि चार आपसे पूछा गया क्वेश्चन, कि जो है पेट एनिमल्स के नेम बताइए। तो आपने कहा पेट एनिमल्स जो होता है काऊ होता है और गोट होता है। तो किसी ने कहा आपसे, नया ज्ञान आपका ये है कि आपने इसमें ऐड करना है, तो अब आपने कहा कि काऊ और गोट तो होता ही है, और हॉर्स भी तो है, पेट एनिमल होता है, बफेलो भी पेट एनिमल होता है। तो अब ये आपको दो और चीज़ें आपको ऐड कर लिया आपने, है ना। तो यही आत्मसातीकरण होता है। यहाँ पे बात समझ गए। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम डॉट डॉट खोज भी साथ साथ चलती है। तो भाषा सीखने के क्रम में जो वाचिक तंत्र की खोज भी जो है साथ साथ चलती है। जो कि ये जो होता है भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है। भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा जो है सार्वभौमिक व्याकरण के साथ पैदा होता है, और बच्चा जो है वातावरण का अनुकरण करते हुए, है ना, मतलब वातावरण से अनुकरण करते हुए नए वाक्य जो है बना पाता है। ये 3 पॉइंट्स अगर आपने नोट कर लिया है और 3 पॉइंट्स आपको पता था, तो चोम्स्की से आपको कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता है गलत नहीं होगा। ये नहीं, 3 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, गलत कथन है? तो देखिए, भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है, ये बात सही है। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है। वो अंतर क्या है? अर्जन जो है स्वाभाविक होता है, उसका घर से होता है, उसके परिवार से होता है। और अधिगम में क्या होता है? ये लर्निंग बेस्ड होता है, ये लक्ष्य जो है आधारित होता है। आप क्या सीखना चाहते हैं, ये मेरा लक्ष्य है, मैं टारगेट भाषा मेरी
पंजाबी सीखने की है, गुजराती सीखने की है, जर्मन सीखने की है, स्पेनिश सीखने की है, इस तरीके से। और अर्जन आपकी हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी आपने जो है अडॉप्ट किया, जो भी आपने सीखा स्वाभाविक रूप से। ठीक है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया। अब यहाँ केवल शब्द आ जाए तो मुझे लगता है कि तुरंत आपको आंसर समझ जाना चाहिए कि ये गलत ही होगा। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन या अध्यापन सहायक होता है और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ठीक है। कुल भौतिक प्रक्रिया टीपीआर किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होगी? तो देखिए टीपीआर जो होता है ना, तो इसका मतलब होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अब याद रखना, ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है जब वह बच्चा क्रियाओं के द्वारा सीखता है, अधिक से अधिक क्रियाएं करता है, या फिर उसके शरीर की सारी मसल्स क्रियाएं करती हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है? अब भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं दे रहा है, वो रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक संपर्क बनाने और उसको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, या सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का उपयोग करना। तो यहाँ पे आंसर हो गया, ये भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। 20 का आंसर हो गया डी। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। अन्य भाषाओं के शब्द होने का मतलब होता है कि ये पाठ कठिन और अस्पष्ट है, कि ये पाठ जो है समाज के बहुभाषी स्वरूप को दर्शाता है, कि वहाँ पे अगर किताब में अन्य भाषाओं का भी जिक्र मिलता है तो इसका मतलब है कि वो समाज जो है, वो स्कूल या वो देश जो है अन्य भाषाओं को भी सपोर्ट करता है। जैसे अब मान लीजिए आप अमेरिका में हो और अमेरिका के स्कूलों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती हो, जो कि अभी हाल ही में कई देशों में हुआ है। तो हमारे देशों में भी जो है दूसरे देशों की लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो हम दूसरों की देशों को जो है लैंग्वेज को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाठ जो है समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति को दर्शाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।